नमस्कार दोस्तों। समुद्र के किनारे एक छोटी छोटी बोट आके लगती हैं और उस बोट के अंदर कोई भी जीवित इंसान नहीं है, सिर्फ लाशें और लाशें हैं और छोटे छोटे कंकाल। किसी का हाथ का टुकड़ा है तो किसी का पैर का टुकड़ा है तो किसी का सर का टुकड़ा है तो किसी का पूरी बॉडी का कंकाल उस बॉडी के अंदर, उस नाव के अंदर आता है। दोस्तों, ये बोट एक नहीं, एक की संख्या के बाद बार बार बढ़ती हुई तादाद के अंदर बोट उस तट के किनारे आके लगती, जिसमें कोई भी जीवित इंसान नहीं आता। आपको बता दें कि 1000 किलोमीटर की दूरी तक कुछ भी नज़र नहीं आता है, सिर्फ पानी और पानी। समुद्र के इतनी बड़ी गहरे पानी में इतनी दूरी तक कुछ नज़र नहीं आता, तो फिर आखिरकार ये छोटे बोट लेके निकलता कौन होगा? क्योंकि आप लोग सोचिए, वहाँ पे दूसरा देश भी जो लगता है नॉर्थ कोरिया, जिसकी दूरी 1000 किलोमीटर तक की है, और वहाँ पे दूसरे साइड में चीन लगता है, वहाँ से भी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि कोई आया होगा। क्योंकि इतनी दूरी पर छोटे छोटे बोट लेकर आखिर कौन आया होगा? तो इस तरीके से ये जो लोग हैं, लोकल लोग, जिस तट पर ये समुद्र के किनारे ये नाव आकर लगती थी, वहाँ के लोकल लोगों ने नाव को देखना चालू किया। तब पता लगा कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोई लोग नहीं और कंकाल आ रहे हैं, तो लोग डर जाते हैं। शुरुआत में सोचा कि हमारे ही कोई मछुआरे होंगे जो रास्ता भटकने के कारण समुद्र में फंस गए होंगे, और मरने के बाद ये पानी के टकराव से धीरे धीरे लहरों की वजह से नाव इधर आ गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लोकल लोगों में से कोई भी कंप्लेंट नोटिस नहीं की गई, और एक नहीं हजारों की संख्या में ये नाव आने लगी। अब पूरा का पूरा देश डर जाता है कि ये वास्तव में बोट कहाँ से आ जा रही हैं, और लास्ट में नाम पड़ता है घोस्ट बोट का, भूतिया बोट का। क्योंकि एक ही दिशा में, एक ही जगह पे, एक ही तरीके से कंकाल के रूप में लाशें आ रही हैं, कोई भी जीवित इंसान उस बोट के अंदर नहीं मिल रहा है, तो इसका बोट का नाम घोस्ट बोट दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं खुलासा करने वाला हूँ उसी घोस्ट बोट का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमाशंकर है और मैं ऐसी घटनाएं आपके लिए, ऐसी कहानियाँ जो सच्ची और त्रुट हैं, और मैं आपके लिए लाता रहता हूँ फैक्ट पे आधारित स्टोरी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आप कहां कहां से देख रहे हैं, अपना प्यारा सा नाम और गांव का नाम कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो में आपका नाम लूँगा। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मैं जो आपसे बता रहा हूँ, जो एक ऐसा देश चारों तरफ से पानी ही पानी का सैलाब है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, वो देश कोई और नहीं, जापान की बात कर रहा हूँ। जापान के नॉर्थ वाले एरिया के अंदर एक ऐसा समुद्री तट है जहाँ पे एक 1975 के अंदर सबसे पहले एक नाव आके लगती है। लोकल लोगों ने वहाँ पे देखना शुरू किया कि आखिरकार हमारी तो नाव नहीं है, इस पे रेड कलर का कुछ लिखा हुआ है, ये नाव हमारी नहीं हो सकती है। उन्होंने देखा तो वहाँ पे देखा कि नाव में कोई हो सकता है कि हेल्प के तौर पे फंस गया होगा, या फिर बेहोश हो गया, मर गया होगा। आप देखते हैं, लोकल मछुआरों ने, लोकल लोगों ने वहाँ पर जब देखा तो पता चला कि ये जो नाव है ये हमारी नहीं है। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो बॉडी है वो लोग भी हमारे नहीं हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर वो जीवित भी नहीं है। किसी का कंकाल है तो किसी का हाथ है, किसी का पैर है तो किसी का सर है, उसमें कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं इस चीज़ को देख के। ऐसा बीच बीच में अक्सर थोड़ा बहुत होता रहा। कभी महीने में 1 2 3 आ जाती, कभी 4 आ जाती, कभी 5 आ जाती। लोकल लोग ऐसा देख देख कर परेशान होने लगे, क्योंकि एक ही जगह पर, एक ही दिशा में, एक ही तरीके से अगर नाव आ रही हैं, एक ही तरीके की बॉडियाँ आ रही हैं, सिर्फ कंकाल आते हैं, एक भी जीवित व्यक्ति नहीं आता है। उन्होंने सोचा कुछ गड़बड़ है, शायद ये कहीं ना कहीं एक ऐसा अड्डा है जो भूतों का कंकाल वहाँ से आते हैं। ये बोट को चला कौन रहा है बिना कोई चलाए? ये इस बोट को कौन चला के लाता है? कंकाल कहाँ से लेके आता है? कौन है आखिर इस बोट को चलाने वाला? कहाँ से लाते हैं ये कंकाल? ऐसा जब होने लगा तब जाके इन्होंने गवर्नमेंट को खबर दी। गवर्नमेंट को खबर लगी तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आप में से कुछ मछुआरे होंगे जो मछलियाँ पकड़ने के लिए, फिशिंग के लिए गए होंगे, और रास्ता भटकने की वजह से समुद्र में वहीं फंस गए होंगे, और वहाँ पे काफ़ी दिनों तक रहे तो मर गए, वापस लौट आए। पुलिस ने और सरकार ने ज़्यादा इस पर ध्यान दिया नहीं, लेकिन लोकल लोग डरने लगे, क्योंकि इनकी संख्या धीरे धीरे सन 2000 से बढ़ने लग गई। 2000 के बाद में कभी महीने में 5 आ जाती, कभी 7 आ जाती, कभी 10 आ जाती, कभी 12 आ जाती। ऐसे ऐसे करते करते साल में 10 20 50 बोट आराम से उधर आ जाती। अब समस्या होने लगी, इधर लोगों के अंदर भय हो गया कि ये तो कोई भूतिया बोट लगती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कंकाल आ रहे हैं
और कंकाल भूतों के होते हैं। इंसानों के मरने के बाद में कंकाल तो समुद्र में आएंगे कहाँ से, इस बोट में कहाँ से आ रहे हैं। और मान भी लेते कि मछुआरों के हैं, तो इतने सारे मछुआरे, इतनी सारी बोटें गायब होती तो हमारी तो यहाँ से कोई बोट ही गायब नहीं हो रही हैं, फिर कहाँ से आ रही हैं। और इतनी दूर से अगर हम अनुमान लगाएं तो हज़ारों किलोमीटर तक कोई दूसरा देश नहीं है, छोटी बोट लेके आखिर कोई निकलेगा क्यों। उन्होंने सोचा बात तो सही है, ये कोई पक्का कोई भूतों का इधर अड्डा है और वहाँ से वो लोग आते हैं भूत इधर। अब वो डरने लगे, काम भी करना उन्होंने बंद कर दिया वहाँ पे, और डर के रहने लगे। ये डर का माहौल धीरे 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 पूरे जापान में फैलने लगा। सरकार को समस्या आ गई। समस्या ये बनी कि वो जो बोट आती थी उसमें जो बॉडियाँ आती थी, मरे हुए कंकाल या फिर जो भी बॉडी कुछ आधा पर्दा शरीर आता था, उनको ठिकाने लगाना, पोस्टमार्टम करना, इन्वेस्टिगेट करना, उनको अंतिम संस्कार करना उन बॉडी का। दूसरी चीज़, उनके कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके रखना, स्टोर करना। तीसरी चीज़, उस बोट्स को भी संरक्षण देना, क्योंकि उधर समस्या बढ़ गई, कल को कोई मांगे या फिर कुछ भी समस्या होगी तो हम कहाँ से जवाब देंगे। चौथी चीज़ आपके लिए ये है कि उधर सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी, क्योंकि जब लोगों का प्रेशर बढ़ा, डर बढ़ा, लोगों में ये फैल गया कि भूतिया बोट आने लगे, भूत आ रहे हैं, समुद्र से भूत आने लगे हैं, भूत बोट ले लेके आने लगे हैं। तो ये एक ऐसा अफवाह फैल गई कि लोगों में बहुत ज़्यादा डर का माहौल हो गया। जापान की सरकार को एक्शन लेना पड़ा, वहाँ पे कुछ सोल्जर्स तैनात करने पड़े ताकि लोगों में डर का भाव ना हो, वो सिक्योरिटी तैनात करने लगे। सिक्योरिटी भी थोड़ी सी डर का माहौल इसलिए था कि अरे वास्तव में बोट तो आ रही हैं, हो सकता है कि भूतिया बोट हो भी, कह नहीं सकते। लेकिन सरकार पे जब ये खर्चा बढ़ा तो परेशान वो भी होने लगी, लेकिन फिर भी वो कर क्या सकती थी, क्योंकि वहाँ पे कोई सबूत मिल नहीं रहा था, कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था जिसके आधार पर डिसीजन लिया जा सके कि आखिरकार हुआ क्या। आखिरकार रिजल्ट ये निकलता है कि 2011 के अंदर लगभग 57 बोट, 12 के अंदर 47 बोट, 13 के अंदर 80 बोट, ऐसे करते करते 14-15 तक काफ़ी सारे। और टोटल 1975 से जब पहली बोट आई थी उसके बाद में पता चला कि लगभग 1000 से ज़्यादा की संख्या में बोट आ चुकी हैं। दोस्तों 1000 से ज़्यादा बोट आना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन जब 1000 बोट के अंदर लगभग कभी 2, कभी 3, 4, 5 ऐसे औसतन लगभग 3 इंसान भी एक बोट में लेके चलो तो एक बोट के हिसाब से 3% लगाएं, 1000 बोट के हिसाब से 3000 लोग गायब हो गए, जबकि कहीं से कोई खबर नहीं आ रही है। पुलिस को भी दिमाग ख़राब होने लगा, गवर्नमेंट का भी दिमाग ख़राब होने लगा कि इतने सारे लोगों की बॉडी कलेक्ट करना, उनको ठिकाने लगाना, बजट बढ़ रहा है, सिक्योरिटी बढ़ा दिया, उसका सैलरी देना, वो एक अलग से फंडा पाल लिया। तुम एक काम करो, इसकी सतह तक जाना पड़ेगा, इसकी सच्चाई का पता करो। हार के जापान ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करी और उनको वहाँ पे भेज दिया। और जब लोकल लोगों से पूछताछ करी कि भी पहली बार कब बोट आई थी, 1975 में आई, लोगों ने बताया। उसके बाद में कब आई, उसके बाद में बताया कि धीरे धीरे 1-2 संख्या बढ़ने लगी। अब तो साल के लगभग 50-50, 100-100, 80-80 बोट्स आ जाती हैं। ठीक है, उन सारी बोटों को कलेक्ट किया और देखा कि उनमें क्या समानता है, क्या विशेषता है, कहाँ की हो सकती हैं, बोटों में मिलने वाली सामग्री, बोटों में मिलने वाली बॉडी, उनको कलेक्ट करके उनका सैंपल लेके बोट्स को देखा गया। अब पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन टीम को एक चीज़ पता चल जाती है कि उस बोट पे एक कॉमन चीज़ है जो रेड कलर के अंदर कुछ लिखा हुआ है। अब पुलिस ने जब उसका स्पेशलिस्ट से या फिर कोई जो ट्रांसलेटर होता है, क्योंकि अदर लैंग्वेज में था, तब पता लगा कि कोरियन लैंग्वेज में कुछ लिखा है। कोरियन लैंग्वेज का नाम आते ही जापान इन्वेस्टिगेशन टीम के दिमाग में नाम आ गया एक देश का, कोरिया का। नॉर्थ कोरिया का नाम आते ही उनके दिमाग में आ गया कि कोई ना कोई बड़ा फंडा है, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज में अगर कुछ लिखा है तो ये बोट निश्चित वहाँ की होंगी। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि कोई गुमराह करने के लिए वहाँ की लैंग्वेज में कुछ लिख भी तो सकता है, क्योंकि वहाँ से तो कोई भी लोगों के बोट या फिर कोई लोगों के गायब होने की अपडेट ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं की गई है। फिर भी उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि नाव के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो सीधा का सीधा इंडिकेशन कर रही थी कि नॉर्थ कोरिया की तरफ ही। लोगों ने कहा कि सरकार झूठ बोल रही है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है तो नॉर्थ कोरिया का नाम लगा रही है। किंतु जो टीम थी उसने ये सख्ती से कहा कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन जितना भी कंप्लीट हो चुका उसके आधार पर निश्चित ये जो बोट्स हैं ये सारी की सारी नॉर्थ कोरिया से जुड़ी हुई हैं। ये इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था कि दूसरी तरफ एक नया केस सामने आया कि इसी समुद्र के तट पर, जापान के नॉर्थ एरिया पर, जहाँ पे समुद्री बोट आके रुकती थी, वहाँ से 17 लोग गायब हो गए। अब इन्वेस्टिगेशन टीम का वैसे ही दिमाग खराब था पहले ही, ऊपर से 17 लोग गायब हो गए। फिर उन्होंने एक और दोबारा से नया इन्वेस्टिगेशन चालू किया कि 17 लोग कहाँ गए, पहले इनको ढूंढो, तब इन बोट का पता लगाएंगे। 17 लोगों को पता लगाने के लिए जब पूछताछ की गई, पता लगा तो अचानक से एक शख्स वहाँ पे घूमता हुआ नजर आ गया वहीं तट के पास,
जो वहाँ का लोकल लोग नहीं था, ऐसा लगा कि इस पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की हैं। अब उसको जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे पूछताछ करने के लिए ले जाया जाता है, तो वहाँ पे जब पूछताछ किया गया ब्यूरो में, तो ब्यूरो में बैठ के उसने बताया कि जी मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरा नाम तादाकी हारा है। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तादाकी हारा जो अभी अभी 17 लोगों में से एक व्यक्ति का नाम है जो गायब हो गए, उसके नाम पे भी जो लॉस्ट की, जो गायब होने की कंप्लेंट नोट है, मिसिंग रिपोर्ट आई थी उसकी। उसने कहा कि हाँ 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 तादाकी हारा, बिल्कुल साहब। तो उन्होंने कहा क्या तुम सच में वही हो? क्योंकि अगर तुम सच में वही हो तो तुमको 16 लोगों के बारे में भी पता होगा, वो 16 लोग आखिर कहाँ हैं। अगर तुम जिंदा हो तो वो भी जिंदा होंगे। इन्वेस्टिगेशन टीम पुलिस खुश हो गई कि यार एक चीज़ तो सोल्व हो गई। उसने जब ये बयान दिए और बताया कि जी आप जो सोच रहे हो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, तब पुलिस का दिमाग ख़राब हो जाता है, टीम का दिमाग ख़राब हो जाता है। उन्होंने कहा कि फिर तुम कौन हो? बोला कि मैं तादाकी हारा नहीं हूँ, सिर्फ आइडेंटिटी के तौर पे ही तादाकी हारा हूँ, बल्कि मैं रियल में नहीं हूँ। तो रियल में तुम कौन हो? उसने जो बताया सबके कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मैं नॉर्थ कोरिया का जासूस हूँ। तुम यहाँ पे कैसे आए? और तादाकी हारा जो गायब हो गया अभी कुछ दिन पहले ही, उसकी आइडेंटिटीज आपके पास कहाँ से आई? उसका पासपोर्ट कहाँ से आया? उसने कहा कि हमने उसको किडनैप किया था यहाँ से और नॉर्थ कोरिया लेके गए थे। क्यों? उन्होंने बताया कि हम आपके इलाके में यहाँ पे जासूसी करना चाहते थे, किंतु हमारे जासूसों को बिल्कुल भी आपकी जैसी लैंग्वेज नहीं आती है। वैसे थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, लेकिन हुबहू आपकी जैसी लाइफस्टाइल, ताकि लोगों को शक ना हो। ये सीखने के लिए हम इन लोगों को किडनैप करके वहाँ पे लेके जाते थे एक एक करके, और 17 लोग ले जा चुके हैं, ताकि वहाँ की टीम को ट्रेंड किया जा सके, जासूस वहाँ पे ट्रेंड होके यहाँ आ सकें। अब इन चीज़ों का पता लगा ही कि इधर इधर ये जो नाव थी इनके बारे में भी पता लगना शुरू हो गया। उन्हें पूछा कि फिर ये नाव, तो तब पता चला कि ये नाव तो नॉर्थ कोरिया की ही है। इसकी पुष्टि कैसे हुई? अब इसकी पुष्टि करने के लिए जो समुद्र के एरिया में जो मछली है, एक जो फेमस मछली, इस फेमस मछली का नाम है फ्लिंग स्क्विड। इस मछली का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाना सिर्फ चीन में है। चीन के लोग इस मछली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा यूज भी करते हैं। फिशिंग के दौरान चीन के एरिया की मछली ख़त्म होने लगी। चीन अपने दायरे में समुद्र में अपनी मछलियों को जो फिशिंग करता था, नॉर्थ कोरिया अपने एरिया में, क्योंकि समुद्र में भी एरिया बटा होता है, तय सीमा होती है, बॉर्डर के अंदर अंदर करते। लेकिन चीन को ये मछलियों की ज़्यादा डिमांड थी और उनकी मछलियों की पूर्ति होना थोड़ा कम हो गया था। तब चीन ने डिसीजन लिया कि अब छोटी छोटी नावों से, मछुआरों से काम नहीं चलेगा, बड़ी जहाज़ भेजते हैं और नॉर्थ कोरिया की तरफ भेजते हैं, उनकी सीमा में जाने दो। नॉर्थ कोरिया और चीन ने आपस में शायद कोई डील की होगी पैसों से, या फिर कोई उनका समझौता हुआ होगा कि चीन की बोट उनके दायरे में घुस जाती है, और चीन की बड़ी जहाज जब उनके दायरे में जाती है तो नॉर्थ कोरिया के लोकल मछुआरे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके एरिया में घुसकर चीन की बड़ी जहाज बड़ी जाल से हजारों की तादाद में मछलियां वहां से लेके जाने लगी। और कहा जाता है कि हजारों डॉलर उन्होंने कमाए, हजारों लाखों डॉलर चीन ने कमाए। लेकिन नॉर्थ कोरिया के समुद्री तट पे रहने वाले मछुआरों के लिए बड़ी समस्या हो गई। वो बेचारे अपनी आजीविका चलाते थे, एक लोकल एरिया के अंदर ही बोट को घुमाते थे, वहीं से कुछ मछलियाँ पकड़ते थे, आजीविका अपनी चलाते थे। लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या में जब मछलियाँ वहाँ से कम होने लगी, तब उनको मछलियाँ हाथ ही नहीं लगती। अब वो अपनी आजीविका, जो कि इसी पे डिपेंड है, मछुआरे ही हैं, सिर्फ मछलियाँ ही पकड़ते हैं, जलीय जीव भी पकड़ते हैं, उनके लिए समस्या हो गई। अब ये मछलियाँ मिलना कम हो गई। उन्होंने सोचा कि यार अब हम क्या कर सकते हैं, इस बोट को, इस जहाज़ को तो नहीं रोक सकते हैं, हमें एक काम करना होगा। हम चीन की दिशा में से तो ये खुद आ रहा है, हम एक काम करते हैं कि हम जापान के नॉर्थ वाले एरिया की तरफ आगे बढ़ेंगे, समुद्री तट का जो हमारा एरिया है उस सीमा से आगे जाएंगे, थोड़ा रिस्क लेंगे। छोटी बोट से समुद्र में थोड़ा लंबा जाना रिस्की हो सकता है, क्योंकि वापस लौटना, वापस आने में बड़ी दिक्कत हो सकती है, रास्ता भटके तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने डिसीजन लिया, मरते क्या ना करते, बेचारे आगे बढ़ना शुरू हो गए, तय सीमा से आगे बोट ले जाना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते जब 10, 20, 30 लोगों का एक साथ बोट जाता, एक ग्रुप जाता, 30 बोट गए, कभी 40 बोट गए, कभी 50 गए, तो लौटते समय कभी 48 आते, कभी 45 आते, कभी 30 आते, कभी 28 आते, कभी 2, कभी 3, कभी 5, कभी 7 बोट छूट जाते। कारण ये है कि इतनी दूरी पर जाने के बाद में लहरों का चपेट में आना, समुद्र में पानी की वजह से, हवाओं की वजह से रुख मुड़ जाता था, और दिशा भटक जाने की वजह से कभी 2, 3, कभी 4, कभी 3, 4 बोट भटक जाती और समुद्र में घूमते रहते ऐसे बेचारे। लहरों के थपेड़े से कभी कोई बेचारा बोट में डूब जाता, कभी मर जाते। कुछ बोट्स वहाँ पे
जो लोग अपना खाना लेके जाते थे। मछुआरा हमेशा चलता है कि मुझे इतने दिन के लिए वापस जाना है और वापस इतने दिन में आना है, तो मुझे इतना सामान, इतना पानी लेके जाना होगा। समुद्र का पानी पी नहीं सकता, खाने की व्यवस्था हो नहीं सकती, तो अपने साथ ही लेके जाता। क्या करता बेचारा, इतने दिन तक भटकने के बाद में वो भी ख़त्म हो जाता और समुद्र के अंदर ही भटकता रहता, प्रयास करता कि हमें तट मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता। आखिरकार तड़पते तड़पते मर जाते। कुछ लोगों को शार्क खा जाती, बड़ी बड़ी मछलियाँ, जीव उनको अपना आहार बना लेते, लेकिन कभी भी कोई बड़ा जहाज़ उधर से गुजरा होगा क्या, किसी को उसके बारे में पता नहीं चला? इन छोटी बोट्स के बारे में कभी उनको अंदाज़ा नहीं लगा? शायद नहीं। तब धीरे धीरे करके वो बोट लहरों के थपेड़े से चलती चलती काफ़ी दिनों तक, महीनों तक जो लोग पड़े रहते तो मर जाते, उनकी बॉडी कंकाल में तब्दील हो जाती, और ऐसे करते करते वो बोट जाके नॉर्थ जापान की तरफ समुद्र तट पे लगने लगी। इधर लोगों को आजीविका खराब होने लगी चीन की वजह से, चीन की बड़ी जहाज़ की वजह से, तो लोग बड़ी संख्या में मछुआरे इधर आने लगे। जब धीरे धीरे करके महीने की 2, 4, 5, 7 बोट आने लगी, तो साल में लगभग 50 बोट, कभी 48, कभी 70, 80 बोट ऐसे आती गई। 39-40 सालों तक लगातार ऐसा होता रहा। तब जाके टीम ने इन्वेस्टिगेट किया, तब पता चला कि ये तो वास्तव में उसके मछुआरे हैं। तब ये नाम हटा कि ये कोई घोस्ट बोट नहीं है, ये बोट्स जो हैं ये तो नॉर्थ कोरिया की है। अब नॉर्थ कोरिया में आप लोग सोच के देखिए, उधर के मछुआरे गायब हो रहे हैं, लोग गायब हो रहे हैं, तो क्या नॉर्थ कोरिया के पास एक कंप्लेंट नहीं गई होगी कि हमारे मछुआरे, हमारा पति, भाई बहन ये गायब हो रहे हैं, तो इनको इन्वेस्टिगेट करके ढूंढ के ला के दीजिए। लेकिन नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्टिगेशन किया होगा, कहाँ तक किया होगा, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने केस पहले सोल्व नहीं किया। अगर किया होता तो पहले ही उन बोट्स को रोक दिया होता, आगे बोट नहीं आती। लेकिन जब जापान ने इन्वेस्टिगेशन किया तब पता चला। उसके बाद में 2017 में यूएनओ है ना, उसने और इंटरनेशनल जर्नलिज्म की एक एसोसिएशन है, उन्होंने भी दो टीम्स ने दो ग्रुप्स ने इन्वेस्टिगेट किया और पता लगाया कि वास्तव में ये नॉर्थ कोरिया की ही थी, और नॉर्थ कोरिया में चीन की वजह से ये लोग इधर आने लगे थे। उसके कुछ प्रूफ्स भी नॉर्थ कोरिया के सामने पेश किए गए। तब जाके नॉर्थ कोरिया ने भी एक्सेप्ट किया कि हमारे ही अपने लोग हैं और हमारी बोट्स थी जो वो मछलियाँ पकड़ने के लिए उधर चले गए थे, ये माना। उसके बाद में आगे सारी चीज़ें सोल्व हुई। उसके बाद में लोगों के मन में से बह गया कि कोई घोस्ट बोट्स नहीं है, कोई भूतिया बोट्स नहीं है, ये इनके ही जैसे कोई मछुआरे थे दूसरे देश के, जो बेचारे भटकते भटकते अपनी जीवन लीला खो बैठे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों का क्या कहना है इस कहानी पे? और आज एक छोटी सी समस्या हो गई थी, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था, तब इस वीडियो को शूट करते समय मैंने कैमरा चालू किया और कैमरा बंद रह गया, और मैंने पूरी वीडियो शूटिंग की, और पूरी वीडियो शूटिंग करने के बाद में पता लगा कि 1 भी सेकंड रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो दुख हुआ, लेकिन फिर भी मुझे पता था कि मुझे आपके साथ ये कहानी तो शेयर ज़रूर करनी है, तो मैंने की। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जो भी आपको कुछ लिखना हो कहानी के बारे में आप लिख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना, एक शेयर ज़रूर कर देना। शाम को फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।